हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द सॉल्युबिलिटी। आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए, ओके। और फिर उस वीडियो को शुरू से देखिए, जितने भी वीडियोज हैं शुरू से देखिए तो अच्छे से समझ में आएंगे चैप्टर्स। तो सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले हमारे इस टर्म में देखना हमको ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, जो एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसके बारे में ही एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले सॉल्युबिलिटी से पहले ये जानेंगे हम लोग कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें, इफ़ वी हैव वाटर एंड वी हैव शुगर, यदि हमारे पास वाटर है और शुगर है तो हम क्या करते हैं, 100 ml ऑफ वाटर लेते हैं और उस वाटर में शुगर को डिजॉल्व करते हैं। और 100 ml ऑफ वाटर लेते हैं, वाटर में शुगर को धीरे धीरे डिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 स्पून डिजॉल्व करते हैं, फिर 2 स्पून डिजॉल्व करते हैं, फिर डिजॉल्व कर देते हैं। ऐसे करते करते एक ऐसा समय आ जाता है, आफ्टर सम टाइम एक ऐसा सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाता है, जिसके बाद यदि हम लोग सॉल्यूट को यानी कि या शुगर को और भी वाटर में डिजॉल्व करना चाहें तो वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है और नीचे जा कर के किसी भी फ्लास्क में बैठने लगता है, किसी भी कंटेनर में नीचे जाके जो शुगर है वो बैठने लगता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता कब है, जब किसी भी सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप लोग डिजॉल्व करते हैं, ओके। इट मीन्स दैट the solution in which we cannot add the any amount of solute after a specific point or after a specific temperature, this solution is known as saturated solution। यानी कोई भी ऐसा सॉल्यूशन कि उसमें हम सॉल्यूट की और मात्रा डिजॉल्व ना कर सके किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट इट इज आल्सो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन है जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड temperature is known as solubility, okay। Once again, the maximum amount of solute can be dissolved in a specified amount of solvent at specified temperature is known as solubility। यानी किसी भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम डिजॉल्व करते हैं स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, और एक किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। नाउ अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स किस पे करता है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट and solvent, nature of solute and solvent, as well as temperature and pressure। किस पे डिपेंड करता है, the solubility depends upon nature of solute and solvent एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पे डिपेंड करता है आपका सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स करता है इस पॉइंट्स पे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी हम लोग को डिस्कस करना है,
तो सॉल्युबिलिटी टर्म को हम लोग दो पार्ट में करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई भी सॉल्यूट ठीक है किस किस फॉर्म में है और डिजॉल्व हो रहा है लिक्विड में, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आपके सिलेबस के अनुसार हम लोग को यहाँ पे 2 टाइप्स के सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। व्हेन द सॉलिड it means that solid solute dissolve in liquid solvent, यानी जब हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं। और दूसरा टॉपिक हम लोग को इसमें ये पढ़ना है when the gaseous solute is dissolved in। अब हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। तो सॉल्वेंट को हमने यहाँ पे लिक्विड रखा है और सॉल्यूट को हमने क्या रखा है, सॉलिड रखा है। ठीक है, तो कौन सा सॉल्यूट होगा जो लिक्विड में डिजॉल्व होगा, सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और कौन सा सॉल्यूट होगा जो सॉल्वेंट में नहीं डिजॉल्व होगा। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे सॉलिड होते हैं जो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये पढ़े थे कि जो सॉल्यूट होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो। पहला होता है पोलर कंपाउंड्स या पोलर सबस्टेंस, और दूसरा होता है नॉन पोलर। तो सिंपल में हम लोग समझ सकते हैं सेम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ए सेम सॉल्वेंट, यानी सेम टाइप का जो सॉल्यूट होगा वो सेम टाइप के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें पोलर सॉल्यूट लेंगे तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सिंपल में हम लोग सॉलिड इन लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे यदि हम लोग सिंपल में हम लोग कोई पोलर सॉल्यूट ले लें और पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है। वेयर एज हम लोग नॉन पोलर ले लेते हैं तो वो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होता है, यानी पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो ये चीज आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है कि पोलर सबस्टेंस इज डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट और सबस्टेंस इज डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें यदि हम लोग एक टर्म लेते हैं डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, इस चीज को समझना है आप लोग को। डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, इस टर्म को समझना है। सबसे पहले डिसोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन क्या होता है, हम लोग देखे हैं 10th में भी इस चीज को कि व्हेन द सॉलिड सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, इट कन्वर्ट इनटू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई सॉलिड सॉल्यूट किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। कैसा सॉल्यूट होगा, पोलर होगा तो पोलर में, और नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट लिए हैं, यदि ये सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो इसको हम लोग डिसोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग। यदि इसका रिवर्स प्रोसेस देखें, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका उल्टा प्रोसेस देखें कि यदि हम लोग फिर सॉल्यूशन को क्या करें, किसी भी प्रोसेस द्वारा, जैसे आप लोग सेपरेशन मेथड पढ़े हैं
11th में कि किसी सॉल्यूशन से कैसे सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को सेपरेट किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सॉल्यूट में जो सॉल्वेंट डिजोल्व हुआ है टेम्परेचर या किसी भी प्रोसेस द्वारा, सेपरेशन प्रोसेस द्वारा, सॉल्वेंट को अलग कर लेते हैं और फिर सॉल्यूट को अलग कर लेते हैं, तो ये सॉल्यूट क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। बाय द एनी सेपरेशन मेथड वी कैन चेंज द सॉल्यूशन इनटू द crystal solute and solvent is easily separated by this process is known as crystallization। तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन यहाँ से आप लोग को इजीली समझ में आ रहा होगा कि डिसोल्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन बनता है, इसको हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। और उसका जो उल्टा प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस, यदि किसी सॉल्यूशन को सेपरेट करके यदि हम लोग क्रिस्टल में चेंज करते हैं, तो क्रिस्टल में चेंज करते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूट जो बनता है क्रिस्टल सॉल्यूट, इसको हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यदि दोनों प्रोसेस एक साथ ऑकर्स हो रहा है, कोई ऐसा सिस्टम ने हमने बनाया है कि जिसमें डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन एक साथ ऑकर्स हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है। इसमें होता क्या है कि डिसोल्यूशन होता है फिर क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो स्टार्ट में डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है काफ़ी फास्ट होता है और क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, आफ्टर सम टाइम, डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो स्लो होने लगता है, इसका जो ग्राफ का रेट है वो डिक्रीज होने लगता है और इसका रेट जो है बढ़ने लगता है। और ऐसा हम मानते हैं कि आफ्टर सम टाइम एक समय ऐसा आएगा कि जिस समय दोनों का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यानी दोनों का प्रोसेस है जो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम हो जाएगा, रेट इसका सेम हो जाएगा और उस सेम रेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को हम लोगों ने समझा डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन से। यदि हम लोग की यहाँ पे देखते हैं कि डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन में हमने देखा कि सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में और क्रिस्टलाइजेशन में सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। तो दोनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और, इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग यदि हम लोग सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अभी शुरू में वीडियो में हमने बताया आप लोग को सेचुरेटेड कब बनता है, जब किसी भी सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट का कोई भी अमाउंट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं तो बनता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसेचुरेटेड क्या हो जाएगा, एंड अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मीन्स ये है कि यदि सॉल्वेंट में यदि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड होता है तो वो सेचुरेटेड में चेंज होता है। जैसे जैसे सॉल्यूट उसमें मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे जैसे उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आफ्टर सम टाइम इट्स चेंज इनटू द सेचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हम इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम लेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में, यानी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है धीरे धीरे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज होगा। कब, जब इसमें हम लोग सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे सॉल्यूट डिसॉल्व करते जाएंगे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे कि इसमें और हम लोग वाटर मिक्स करके अनसैचुरेटेड में चेंज कर रहे हैं दूसरी ओर से। दोनों प्रोसेस जो है साथ साथ आकर्ष हो रहा है और आफ्टर सम टाइम सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बीच में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड हो जा रहा है। और इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, ये इसमें हम लोग को अब डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर की यदि हम लोग बात करते हैं तो कोई भी यहाँ पे यदि सॉल्यूट है, जैसे शुगर मान लीजिए, शुगर ले रहे हैं और वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो देखते हैं कि
यदि सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, यदि फिर से उसको हम वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो फिर और डिजॉल्व हो जाता है, यानी और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी सॉल्वेंट की या सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होती है, बढ़ती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। when we increase the temperature of the any solution, then the solubility of the solution is increases। okay? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ली चैटर्स प्रिंसिपल में, दो टाइप का कोई भी रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, और इंडोथर्मिक में हीट क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। तो जब हीट रिलीज होगा तो इस प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड होता है, तभी सॉल्युबिलिटी हो रहा है। यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्यूशन बन रहा है, और इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये डिजॉल्व हो रहा है इसमें, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम लोग इसको सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते हैं तो ये ली चैटर्स प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये सॉल्यूशन जो है ये अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और भी सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे फिर से ये सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए। इट मीन्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरी चीज़ की बात करते हैं हम लोग प्रेशर की। तो प्रेशर जो होता है, यदि कोई भी सॉलिड सबस्टांस है उसमें कोई भी प्रेशर बढ़ाने पे कंप्रेस नहीं होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉलिड इज नॉट कंप्रेसेबल। तो सॉलिड जो होता है कंप्रेसेबल नहीं होता है, तो सॉलिड का आप कितना हो टेम्परेचर बढ़ा लें तो उस पर कोई भी इफेक्ट प्रेशर बढ़ा ले तो कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यानी आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सॉल्यूट पे, और सॉल्यूट पे जब इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वो डिजॉल्व नहीं होगा किसमें, सॉल्वेंट में। इट मीन्स दैट द नो एनी इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ऑन द सॉल्यूशन, और सॉल्युबिलिटी पे भी जो प्रेशर का इफेक्ट होता है वो क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अब यहाँ पे पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए सॉल्युबिलिटी ऑफ। तो अब हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी किसी गैसियस सब्सटेंस को हम लोग लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं द ऑक्सीजन इज पार्शियली डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ही कम डिजॉल्व होता है वाटर में। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि मछलियाँ जो होती हैं वो ऑक्सीजन से सांस लेती हैं, लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है वाटर में डिजॉल्व होता है, लेकिन वो क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है जो कि वाटर में डिजॉल्व होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो कम डिजॉल्व होता है। दूसरी चीज की बात करें हम लोग HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होता है, ये जो होता है हाईली डिजॉल्व होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है ये गैस है, और लिक्विड में जो होता है क्या होता है, पार्शियली डिजॉल्व होता है, यानी लेस डिजॉल्व होता है। और इसका जो डिजोल्यूशन होता है, ठीक है, HCl का, वो क्या होता है, हाईली होता है। इट मीन्स दैट ऑक्सीजन इज लेस soluble in water whereas HCl is highly soluble in water। तो यदि हम लोग गैस की सॉल्युबिलिटी देखते हैं लिक्विड में, तो कुछ गैसों की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम होती है, और कुछ गैसों की सॉल्युबिलिटी जो होती है लिक्विड में क्या होती है, अधिक होती है। तो ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट है कैसा। यदि सॉल्यूट ज़्यादा रिएक्टिव है तो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, कम रिएक्टिव है तो कम सॉल्युबल होगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा पोलर इज डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर इज डिजॉल्व इन नॉन पोलर। पोलर जो होता है वो पोलर में डिजॉल्व होता है, और नॉन पोलर जो होता है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है लिक्विड में, उसका टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका जो डिस्कशन है
कंप्लीटली जो किया था वो किया था हेनरी ने, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको डिस्कस किया था कंप्लीटली हेनरी ने। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, यदि सिंपल में बात करें हम लोग यहाँ पे अपने तरीके से, तो गैस जो लिक्विड में डिजॉल्व है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस जो होता है धीरे धीरे बुदबुदे के रूप में लिक्विड से निकल जाता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। जब हम किसी गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर को रेस्ट करते हैं, यदि हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गैस की अधिक होती है, और जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और भी बढ़ जाती है और वाटर के सरफेस से होकर के बाहर निकल जाता है। लेकिन यदि हम लोग प्रेशर की बात करें यहाँ पे बाबू, प्रेशर की, तो प्रेशर को इंक्रीज करने पे जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इसी इफेक्ट को हेनरी ने समझाया था, जिसको हम लोग को समझना है। एंड हेनरी लॉ इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जामिनेशन। तो हेनरी नियम जो है, हेनरी लॉ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ ये आप लोग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका हेनरी लॉ। हेनरी लॉ जो है हेनरी ने दिया था बहुत ही एक्सपेरिमेंट के बाद, और इन्होंने गैस को डिजॉल्व किया सरफेस ऑफ लिक्विड के सरफेस पे, और इससे इन्होंने हेनरी लॉ दिया। और हेनरी के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हम कह सकते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस is directly proportional to the partial pressure of the gaseous substance on the surface of liquid solvent। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हेनरी लॉ है क्या। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ वी कैन से दैट द solubility of सॉल्यूट यानी कि गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड solvent, the solubility of solute in liquid solvent at the surface of solvent is directly proportional to partial pressure, directly proportional to the partial pressure। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट गैस इन लिक्विड इज डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट at the surface of solvent। It means that जो solubility होगा, यदि हम लोग इसको S से डिनोट करें और पार्शियल प्रेशर को P से डिनोट करें तो मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। ये हेनरी का नियम था। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के। तो किसी, यदि हम लोग सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की बात करें तो इसके सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए एक और तरीका हमारे पास है। इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन
if we use mole fraction of solution measure in solubility terms, यदि हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में सॉल्युबिलिटी को मेजर करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द पार्शियल प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, द पार्शियल प्रेशर इज directly proportional to the partial pressure of gas, यहाँ पे गैस करते हैं, गैस is directly proportional to the, अब गैस का पार्शियल प्रेशर किस पे है, सॉल्वेंट के सरफेस पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गैस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट is directly proportional to the mole fraction of solute. Mathematically we can write P is the partial pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. Mole fraction is denoted by x, पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं। अब सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे सॉल्यूट हम लोग गैस ले रहे हैं तो हम लोग x s कर सकते हैं या फिर x g कर सकते हैं, ओके, या फिर हम लोग x भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, देन वी कैन से दैट, अब यहाँ पे के एच क्या है, के एच इज द हेनरी लॉज कांस्टेंट, के एच इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ gaseous substance and P is the pressure which applied the pressure of the gas which applied on the surface of liquid solvent, और P क्या है, जो पार्शियल प्रेशर है जो क्या होता है, अप्लाई किया जाता है किस पे, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे किसी कंटेनर में सॉल्वेंट लिया है, तो सॉल्वेंट के सरफेस पे जो गैस द्वारा जो पार्शियल प्रेशर अप्लाइड किया जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो गैस द्वारा सॉल्वेंट के सरफेस पे अप्लाइड किया जा रहा है वो P है, H क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल अबाउट द हेनरी लॉ के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे टोटल डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हेनरी लॉ में जो ग्राफ है हमारा, ठीक है, हेनरी लॉ में जो हम लोगों ने ग्राफ देखेंगे किसके किसके बीच में, P और X के बीच में, यानी पार्शियल प्रेशर और X के बीच में हम लोग ग्राफ यदि डिस्कस करते हैं तो ग्राफ को देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यदि ठीक है, ये P है और ये X है, तो हम लोगों ने देखा है क्या है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो जैसे जैसे P की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे X की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, और ये वैल्यू आपका जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, या मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। और जो हमारा जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है बिटवीन द P एंड X, वो आप लोग देख रहे हैं कि एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, ओके क्लास। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हेनरी लॉ में एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हेनरी लॉ जब पूछता है तो ये क्वेश्चन आप लोगों को शुरू में ही हमने बताया कि ये पूछता है कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ,
अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में देखते हैं हम लोग कि जो सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, ठंडा होता है, जैसे ही उसको हम लोग ओपन करते हैं बहुत ही तेज गति से उसमें से गैस जो होता है वो निकलता है। वहाँ पे हेनरी ला का एप्लीकेशन अनुप्रयोग किया जाता है। कैसे है एप्लीकेशन वहाँ पे इसका है, जैसे हम लोग हाई प्रेशर पे जैसे ही उसका बॉटल सील्ड करते हैं सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक का, तो हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अपर सरफेस पे एग्जिट किया जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर पे एग्जर्ट किया जाता है CO2 का प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉटल में लगाया जाता है और हाई प्रेशर पे उस पर बॉटल को सील्ड कर दिया जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है, प्रेशर इंक्रीज हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी उसमें, सोडा वाटर में और कोल्ड ड्रिंक में। तो यही कारण है कि बॉटल को हम लोग जब ओपन करते हैं तो उसमें से कार्बन डाई गैस जो होती है वो तेज गति से उसमें से निकलने लगती है। तो पहला एप्लीकेशन ये है कि कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट सोडा वाटर में और कोल्ड ड्रिंक में हम लोग जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो हाई प्रेशर पे भरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्युबिलिटी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है हेनरी ला का। ठीक है, तो जो स्क्यूबा ड्राइवर होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं, यानी समुद्री गोताखोर जो होते हैं। ठीक है, तो समुद्री गोताखोर जो होते हैं स्कूबा ड्राइवर्स, वो अपने पीठ पे जो होता है या फिर अपने साथ जो होता है, जैसे ही वो समुद्र में जाते हैं, सी में जाते हैं, तो साथ में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेने के लिए एक चैम्बर लेके जाते हैं, जिसमें क्या होता है, दो गैसें मिक्स होती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, जिसके जरिए वो सांस लेते हैं अंदर, क्योंकि कई दिनों तक पानी में रहते हैं, वो कई घंटों तक रहते हैं या फिर दिनों तक भी रह जाते हैं गोताखोर जो होते हैं, डाइवर्स जो होते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हाई प्रेशर पे भरा गया होता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं तो बॉडी का प्रेशर, यानी समुद्र के अंदर जब कोई व्यक्ति जाएगा तो उसके बॉडी पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ध्यान से समझिएगा बात को। हेनरी ला का एप्लीकेशन अब आ रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे अंदर समुद्र में ड्राइवर्स जाते हैं उसके बॉडी पे प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ब्लड में क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि हम जब रेस्पिरेशन जब करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिजॉल्व होता है, कि जिसके कारण जो होता है कि ब्लड हमारे सारे शरीर में क्या होता है, एक्सपेंड करता है, फैलता है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो उस समय जो सॉल्युबिलिटी होगी वो नाइट्रोजन जो होता है इनर्ट होता है ब्लड में, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो नाइट्रोजन की भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और उस समय जो होता है ये नाइट्रोजन गैस भी ब्लड में डिजॉल्व होने लगता है। ठीक है, अब ये होता है कि ब्लड में नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व होने लगता है। ऑक्सीजन गैस जो है ये ऑलरेडी ब्लड में डिजॉल्व हो सकता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारे लंग्स जो होते हैं इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन नाइट्रोजन गैस को हमारे लंग्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और गोताखोर जैसे ही ऊपर आते हैं, जैसे ही उनके शरीर पे प्रेशर कम होता है, वैसे ही क्या होता है कि जैसे प्रेशर कम होता है तो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस वो अब हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अटेंड करते हैं। और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अटेंड करते हैं तो नाइट्रोजन गैस जो चाहता है वो जल्दी जल्दी ब्लड से निकल करके और सांस के जरिए बाहर आना चाहता है। ऐसे में नाइट्रोजन गैस का जो बबल्स होता है वो ड्राइवर्स के नसों में जो होता है, कैपिलरीज में जो होता है वो रुक जाता है, जिससे कि उनको बैंड्स जैसी समस्याएं होने लगती हैं, हेडक होने लगता है, बैंड्स होने लगती हैं, जिससे कभी कभी ड्राइवर्सों की जो होती है डेथ भी हो जाती है।
इसलिए किया क्या जाता है कि अब जो हैंडीलॉक का एप्लीकेशन किया गया अनुप्रयोग से कि जो चैम्बर जाएंगे उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा और उसके साथ साथ हीलियम गैस भी भरी जा रही है। हीलियम इनर्ट नेचर का होता है, साइज छोटा होता है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। और जो हीलियम जो है इजिली जो है वो ब्लड से बाहर निकल जाते हैं, जिससे बैंड्स जैसी समस्याएं आपको नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो नाइट्रोजन डिजॉल्व होता है ब्लड में, तो नाइट्रोजन के अमाउंट कम करके कुछ हीलियम भी ऐड कर दिया गया, जिसके कारण जो डाइवर्स होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स, उनको बैंड्स जैसी समस्याएं होना बंद हो जाती है। ओके क्लास, दिस इज ओवरऑल अबाउट द हैंडीला। ये हैंडीला के बारे में आप लोगों ने देखा बहुत ही अच्छे से, और इसका प्रिपरेशन करें आप लोग बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि हम हमारे अगले वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे। यदि कोई भी टॉपिक आप लोग को नहीं समझ आया हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। यदि वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो की प्रॉब्लम्स को भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो को और अच्छे से हम प्रिपेयर करके आप लोग के पास पहुंचा सकें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।